नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से पूरे देश में युवा सड़कों पर निकला हुआ है, उसका कारण भी है कि युवाओं को रोजगार नहीं है और युवा जिस तरीके से राजनीतियों का शिकार होता चला आ रहा था, उसका इस बार भी कहीं न कहीं शोषण होते दिखाई दे रहा है। तो अभी भी 12 करोड़ युवा जो है बेरोजगार हो गया है कोरोना महामारी के चलते। उसके उसी के आड़ में जो आप सत्ता देख सकते हैं, सत्ता किस तरीके से युवाओं का दमन की नीति अपना रही है और उनको एक फिर वो उसी स्थिति में लाके छोड़ रही है कि उसको या तो राजनीति उससे की जाए या किसी टोल आर्मी में उनको भर्ती कराया जाए या फिर किसी मॉब लिंचिंग यानी भीड़ का हिस्सा बनाया जाए। उसी तौर पर आज हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता हैं मानवेंद्र प्रसाद जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील जी जुड़ रहे हैं हमीरपुर से। सबसे पहले मैं मानवेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके की राजनीति चल रही है युवाओं को लेकर, युवा जिस तरीके से पूरे देश प्रदेश हर जिले पर आया है, तो उसको देखकर आप फिर क्या सोचते हैं, क्या आकलन कर रहे हैं उसको? अगर युवाओं के मुद्दों की बात करें तो उसको हम लोग राजनीति से थोड़ा अलग हटके देखेंगे, क्योंकि युवा एक मौत है, इस देश का सबसे ज्यादा आबादी में निवास करता है। प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट था कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। लेकिन जहां जन सरोकार की बात आती है या युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात आती है, वहां पे सारी राजनीतिक पार्टियां उनको छलावा करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, चाहे जो आने वाली पीछे भी पार्टियां थी और आज की पार्टियां हैं, कि उनकी ऐसी पॉलिसी होती है जो उनकी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो कहीं न कहीं वो दोषपूर्ण रवैये का कारण सिद्ध होता है, जिसकी वजह से एक युवा जो नौकरी 1 साल में पा जाना चाहिए वो उसको 5 साल लग जाते हैं। ये एक भ्रष्ट सिस्टम की देन है। जो भ्रष्ट सिस्टम है वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों का एक भ्रष्ट सिस्टम है जहां पे ना सरकार कुछ कर पाती है, ना वहां पे राजनेता कुछ हस्तक्षेप कर पाते हैं। अभी जो 2 आंदोलन पिछले हुए हैं 5 तारीख का, उसके बाद में ये जो हुआ है, तो कहीं न कहीं उस आंदोलन ने सरकारों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि नहीं, युवाओं के लिए कुछ हमको कदम उठाने पड़ेंगे। तो सरकार जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा अध्यादेश लेके आई है जो युवाओं को एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मैं उसी पर आ रहा हूँ कि ये जो 5 साल का शुरुआती दौर रहेगा वो संविदा यानी ठेके पर दिया जाएगा, लेकिन ये एक तरीके का सरकारी जो नौकरी करने वाला होता है वो 30 से 35 साल की उम्र में उसकी नौकरी लगती है। फिर वो 5 साल उसको मिल जाएंगे संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। फिर उसके बाद जबरन उसको बीआरएस दे दिया जाता। तो ये किस तरीके की सरकारी नौकरी है, तो ये थोड़ा हमको समझाने की और दर्शकों को समझाने की कोशिश करिए। जो एक सिस्टम बनाया है सरकार ने, जो बनाने जा रहे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का, अगर हम इसको, जैसे हम एक उसी फील्ड के स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचिंग करता हूं, तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बच्चा नेट पीएचडी करता है वो किसी ना किसी डिग्री कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस से 11 महीने के लिए अपॉइंट होता है, वहां पे नेट जा बंदा देता है और वहां पे टीचिंग करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है वो वहां का मैनेजर जो होता है वो एक 8,000 10,000 15,000 जितनी उसकी डील हो सकती है उतना पढ़ाता है। जबकि सरकार का मानक अलग है कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले या यूजीसी को पढ़ाने वाले का मानक जो होगा वो एक होता है, पर लेक्चर होता है और मंथली का चार्ज होता है, उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का सिस्टम है जिसको आज तक इंडिया में जो चला आ रहा है उसको कोई दूर नहीं कर पाया है। वहां पे हमेशा युवाओं का शोषण होता है, कब उनकी नौकरी निकाल दी जाएगी, कब उनको छीन लिया जाएगा, कब उनका क्या होगा, उनके साथ बहुत विद्वेष होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो सिस्टम है वो तो इंडिया में नहीं चलने वाला है, और ये जो सरकार लेके आ रही है इसमें भी और शोषण ही है। क्योंकि 5 साल जब बंदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा, कब तो उसको लगेगा कब हमारी नौकरी चली जाए, कब हमसे मेरा ऊपर वाला अधिकारी नाराज हो जाए, तो कब हमको वो तलब कर ले। तो जो एक पॉलिसी जो सरकार बनाने जा रही है वो खासतौर से युवाओं के लिए असुरक्षा की भावना भी है, और इससे जो सरकार का लॉजिक है कि देशभक्ति बढ़ेगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारतीय में देशभक्ति की कमी होगी, क्योंकि सब यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, यहीं रहते हैं। तो जो देशभक्ति का दिखाने का जो नैरेटिव सरकार कर रही है वो कहीं न कहीं गलत है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सरकार की अगर मंशा है तो वो जो भ्रष्टाचार के जो बने हुए हैं अड्डे, तो उनको सुधार सकती है। उसके सरकार के पास विल पावर होना चाहिए। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम हम लोगों ने देखा कि केजरीवाल सरकार आई तो उसने दूर किया, और कुछ हद तक वहां पे
80% जनता वहां की सेटिस्फाइड है कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम में केजरीवाल सरकार ने और हेल्थ सिस्टम में अच्छा किया। तो सरकार की अगर विल पावर है करने की, तो उसी सिस्टम को वो सुधार सकती है। उसके लिए जो जी टॉप ब्यूरोक्रेसी है और नेता है, उसको भी सुधरना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। जहां पे सबसे ज्यादा सुनील करप्शन है सुनील जी ब्यूरोक्रेसी। सुनील जी आपके पास आएंगे। सुनील जी, जिस तरीके की अभी 5 साल वाली संविदा की जो निकली हुई है, और दूसरी चीज जो युवा इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है 5 तारीख और 9 तारीख को लेके, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप इससे दोबारा वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। सुनील जी, आवाज आ पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, आपके पास आएंगे दोबारा मानवेंद्र जी। जिस तरीके जी। के फिर से आप मान के चलिए, छलावा आपको लगता है कि 1,40,000 रेलवे की भर्तियां फिर से जो एक दिया गया है, पीयूष गोयल जी ने दिया, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं युवाओं का जो गुस्सा था कहीं शांत करा जाए, और कुछ काफी हद तक तो युवा मानने को तो तैयार नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज फिर वो सड़कों पर उतरा हुआ है। और इस वजह से, क्योंकि कल का जो एक 5 साल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उस पे उसको भी काफी आहत हुआ है। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं राजनीतिक स्तर पे, और वैसे कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर हम देखेंगे कि तो अभी यूपी सरकार में, अगर हम बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करते, यूपी सरकार में लमसम 3.5 लाख के आसपास जो भर्तियां हैं वो अभी अटकी हुई हैं। मतलब इतनी बड़ी जी मात्रा में अभी भर्तियां 4-5 सालों 7-8 सालों की जो है वो 4 लाख के आसपास मैं न्यूज सुना था, तो उसमें जो डाटा था वो 4 लाख भर्तियां जो है वो अटकी हुई हैं। 69,000 टीचर हो गई, 68,000 भी टीचर है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां एलटी ग्रेड की है। जी तो 4 लाख के आसपास जो है भर्तियां सरकार नहीं खोल रही है। तो सरकार को तो पहला बिल पावर ये होना चाहिए कि जो भर्तियां अटकी हुई है, किन वजह से अटकी है, कोर्ट कचेरी क्या है, तो उसको दूर करनी चाहिए थी, ना कि ये जी नया सुनील जी अध्यादेश जुड़ गए, लाके मानवेंद्र जी। अगर सरकार को। सुनील जी। जी जी जी, जी, सुनील जी जुड़ गए। बिल्कुल सुनील बिल्कुल। जी, आवाज आ रही है? हाँ, अरे यार नितिन जी, जी, अब ये बताइए कि इसे जिस पर तरीके ये, का। जी जी, बताइए बताइए। हाँ हमने आप सुन ली आपकी बात। हमारा कहने का मतलब ये आज की रणनीति नहीं है इस सरकार की, ये जमाने पहले इन लोगों ने अपनी रणनीति एक मोनोपोल तैयार कर ली। समाज इस कदर आगे इससे बढ़ रहा है जिसको सरकारों के बस की बात नहीं रह गई है। आज का युवा वो युवा नहीं है। आज युवा बहुत तेजी से पढ़ रहा है। आज वंचित समाज के लोग सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों बन रहे हैं। इसका डर इनको खाया जा रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को ये धूमिल करने के लिए इस तरीके की योजनाएं सरकारों के द्वारा बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था को पुनः लागू करने क्या तरीका है? कोई विदेशी 5 साल कोई व्यक्ति अपने घर में रहता तो आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? हाँ, कि यहाँ का निवासी कि कहीं बाहर फॉरेन का निवासी है? हाँ, ये बहुत ही निंदनीय काम किया इस गवर्नमेंट ने। और ये सोचने का विषय ऐसा नहीं है कि 5 साल हम रामलाल के यहाँ काम करें, फिर छठे साल जाके श्यामलाल के काम करें। युवा पीढ़ी है, कोई पढ़ लिख कर बाद में एक दिन जी एग्जाम क्वालिफाई करके देखे तब समझ में आ जाता है इनकी। सुनील जी, दोबारा लौटेंगे, आपकी आवाज बहुत कट रही है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद लग रही है आपके यहाँ। ये सोच लीजिए कि बहुत ही किया है कि इसके लिए जितने हेलो। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके का विभाग ये रोजगार के लिए युवाओं से 500 रुपए 1,000 रुपए वसूलता है, और ये अरबों की संख्या में ये काफी ज्यादा इसमें आ जाता है पैसा। अरब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अरबों की रुपए, मतलब एक विभाग ऐसा जो बेरोजगारों से कमा रहा है, और हाँ, कई नेटवर्क। कई लोगों की जो सैलरी है वो इनसे बंधी हुई है। और जब पैसे लौटाने की बात, भाई उनसे आपने पैसे लिए हैं तो लौटाने की जवाबदेही भी बनती है आपकी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कितना बड़ा रूप में विभाग पैसा बेरोजगारों से कमा रहा है? ये भी किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, ये सरकारों की पॉलिसी को या जो भी कहो, बहुत बड़ा स्कैम है इसके पीछे, कि फार्म निकाल दो, अरबों रुपया आ जाता है और बच्चा भर भी देते हैं, अरबों फार्म भरते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक इतना बड़ा
देश का लिए इश्यू बन गया है, जो शायद ही कोई भी सरकार आए जो उसको अच्छे तरीके से दूर कर सके। क्योंकि क्या है कि कोई नया नए टेक्नोलॉजी कोई निकल, भाई सरकारी नौकरियां मात्र देश में 2-2.5% है। हम सरकारी नौकरियों से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। तो सरकार को सरकारी नौकरियों के अलावा बहुत से ऐसे सेक्टर्स पे काम करना चाहिए जो उसके ओपन करना चाहिए, जहां पे एम्प्लॉयमेंट हो सके। और ऊपर से कोरोना काल आ गया तो उसने और ज्यादा ही युवाओं की कमर या जनता की कमर तोड़ के रख दी है। तो जो इतना बड़ा स्कैम, ये ऐसा फार्म निकालते हैं, पैसा करते हैं, उसके बाद में मनमर्जी करते हैं, फार्म निकालेंगे तो ठीक है, एग्जाम कराएंगे तो ठीक, ये अरबों का बहुत बड़ा स्कैम है। इसको भी सरकार की इन्वेस्टिगेशन करना है। और एक जो बात हम लोग करते हैं सामाजिक न्याय की, असली मुद्दे पे आते हैं सामाजिक न्याय, जो सरकारों का एजेंडा रहा है बहुत सारे, जो चाहे कांग्रेस का ले लो चाहे बीजेपी का ले लो, जो एक सामाजिक न्याय का एजेंडा है उसको भी कहीं न कहीं लोगों का दूर करने का तरीका है कि ये लोग हमारे कंपटीटर और सत्ता की लॉबी में ना आ पाए। सामाजिक न्याय में भी अब आप देखेंगे कि चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो बराबर का भागीदार कर रहा है। चाहे आप उसकी मेरिट देखो, अभी हायर एजुकेशन जो शिक्षा आयोग में भर्ती है उसमें ओबीसी वर्ग की जो कटाव थी वो कहीं न कहीं जनरल से ज्यादा गई। तो जो एक सरकार का सामाजिक न्याय का मुद्दा है वो भी इससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है कि हमारे लोग तो सिस्टम में बैठे हुए, हम अपने लोगों को करा लेंगे, लेकिन इनके लोग अभी सिस्टम में नहीं पहुंच पाए। आप जैसे संजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरवाद है, तो और कहीं न कहीं दूसरी पार्टी आती तो भी लगाती है कि कुछ लोगों की सरकार है। तो अगर ऊपर का व्यक्ति हमारा सर्टिफिकेट बनाएगा, एक तहसीलदार का सर्टिफिकेट डीएम ही बनाएगा, एसडीएम बनाएगा, तो आपने एसडीएम और डीएम को तो उस कैटेगरी से बाहर रखा, उन पर कोई रूल लागू नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय भी यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से कुचला जाएगा, जिसका शोषण सभी होंगे। क्योंकि अभी देख ही रहे हैं कैसे एक व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, चाहे उसकी क्राइम हुआ हो। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस व्यवस्था से कि सामाजिक न्याय के लोग इस व्यवस्था से छूते रहेंगे? सबसे ज्यादा शोषण का शिकार वही होंगे इस व्यवस्था में। जी मानवेंद्र जी, एक सवाल और आ रहा है। ये जिस तरीके से 5 साल संविदा पे रख दिए गए हैं, ये भी सोशल मीडिया ट्विटर में ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरीके से 5 साल इनके रखे गए हैं, उसी तरीके से जो सत्ताधारी लोग हैं, राजनीति में हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, उनका भी तो आकलन होना जरूरी है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब इसका आकलन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो देश की सत्ता है वही सब कुछ यहाँ पे नीति निर्माण करता है। हमारी पार्लियामेंट, हमारी असेंबली सबसे ज्यादा वही नियम कानून बनाती है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इनका सबसे पहले एक एग्जाम होना चाहिए, उनके लिए एक मानक होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, कि जैसे ही एम्प्लॉय को एक एफआईआर होने पे वो नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता, वैसे ही कहीं न कहीं नेताओं पे कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके बाद में एक दूसरा जब मंत्रालय मिलता है तो उसको एक पर्टिकुलर उसके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। अगर जैसे अगर मान लो मैं लैंग्वेज विभाग से आया हूँ, मैं एक लिटरेचर का हूं, तो मुझे न कहीं शिक्षा विभाग के साथ साथ में एक सांस्कृतिक विभाग में मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया हूं तो आप मुझे पीडब्ल्यूडी दे दो, ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट होना चाहिए, जैसे अब जिसको जीडीपी के बारे में नहीं पता, आपने उसको बर्बाद बना दिया, अर्थशास्त्र विभाग और होम डिपार्टमेंट या वित्त विभाग का ऑफिसर, तो वो नहीं चला पाएगा। उसको अपने विभाग के बारे में पता नहीं, तो वो कैसे करेगा? तो कहीं न कहीं ये अच्छी मांग होनी चाहिए कि लोगों की, कि अब उसी व्यक्ति को वही जिम्मेदारी दो जो उस व्यक्ति के बारे में कहीं न कहीं जानकारी रखता हो। तो सबसे पहले ये सिस्टम ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ में प्रमुख सचिव अपॉइंटमेंट होता है। तो ये अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें ये फॉरेन में ये सिस्टम है कि अगर आप उस पर्टिकुलर विभाग के बारे में जानकारी रखते तभी आपको उस विभाग का प्रमुख सचिव और मंत्री बनाया जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, इसीलिए आजकल इंडिया की जो व्यवस्थाएं बहुत कोलैप्स करती जा रही हैं। विदेश में ऐसा नहीं है, विदेश में चाइना वगैरह में अगर आप उस व्यवस्था के जानकार है तभी आपको उस सिस्टम में बनाया जाएगा, अदरवाइज आपको सिस्टम में नहीं बनाया जाएगा। तो ये इंडिया के सबसे अभी तक की सबसे बेकार पॉलिसी रही है कि कोई भी नेता हाई स्कूल भी पास है उसको बना दिया शिक्षा मंत्री। भाई वो क्या जानेगा, उसको अपने विभाग की योजनाएं ही नहीं पता, तो वो कैसे सिस्टम को ऑपरेट करेगा? तो ये बहुत बड़ी कोलैप्स सरकारों की, इस पर सोचना चाहिए। सुनील जी आपके पास आएंगे, आवाज आ रही है? आप ये एक हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है कि आपका कितना ज्यादा हम शोषण कर पाए। ये कहीं नौकरी पक्की किसी की नहीं करेंगे,
कि नौकरी लेने का काम कर रहे हैं, देने का काम नहीं कर रहे हैं। आपसे शोषण 5 साल करा के आपको पिछवाड़े पे लात मार दी जाएगी, आपको बाहर भेज दिया जाए और आप उस विषय पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये योजना बनाई है। जो योजना ये इसलिए बनाई गई है कि हम अपने नकारेपन जो काम कर नहीं पा रहे हैं उन कामों को दूसरे सरकार की, और ये कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी को, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बीच में इन्होंने क्या किया था, 12 घंटे का श्रमिक जो है 8 घंटे का काम होता है उसको इन्होंने छूट दे दी थी, 12 घंटे लेबर लाकर बिल्कुल एकदम खुले। जब तब समाज सेवी संगठनों ने, तमाम श्रमजीवी संगठनों ने इसका विरोध किया, तब ये पैर फुट पर आए थे, अपना इन्होंने वापस लिया। तो कहीं ना कहीं ये समाज जानते हैं कि ये जो समाज है ये काम कौन करने जाता, दलित, ओबीसी, मिनॉरिटी, ये दबे कुचले लोग हैं जिनका कोई नहीं, इनकी तो मजबूरी है, जाएंगे तो जाएंगे। मानवेंद्र जी, तो ये जो अभी जो एक ट्रेंड चला है बेरोजगार हफ्ता, बेरोजगार वीक का लेकर, जो अभी सोशल मीडिया पे भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है, और एक और ट्रेंड चल रहा है योगी हटाओ यूपी बचाओ, और कई ट्रेंड चल रहे हैं। 17 सितंबर को भी लेके चल रहा है कि जुमला दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं 17 तारीख का आप, ये कि कितना कारगर सिद्ध होगा? ये बहुत संक्षेप में बताइएगा और जल्दी क्लोज करना है। अब बिल्कुल, अगर मैं इसको, हालांकि देखो अब युवाओं में जो एक कहेगा सीधे उनकी स्वेच्छा से ये सब हो रहा है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक होता था कि राजनीतिक पार्टी किसी को बैकअप करे, ऐसा नहीं हो रहा कि जिस तरीके से इलाहाबाद में देखा गया कि मैं न्यूज पढ़ रहा था कि इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ वहां के एसएसपी को हटा दिया गया। तो जो युवा में एक आक्रोश है, स्व आक्रोश है, वो अब निकल के आएगा। और कहीं न कहीं अभी तक तो एम्प्लॉयमेंट को लेके था, अब जो ये नया कानून आ गया उसके खिलाफ और ज्यादा आक्रोश होगा, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे, क्योंकि अब युवा के सामने मजबूरी आ गई। 5 साल का हो गया, 5 साल उसकी उम्र के साथ साथ वो अब कहां से पैसे लाएगा? अभी तक था कि लॉकडाउन में घर बार या कहीं से लोग कमा के उसको भरण पोषण करते थे, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचाएगा। तो युवा इसको डू और डाई की प्रतिष्ठा पे लेके काम करने की कोशिश कर रहा है और करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसके हक की बात है। जब तक लाखों भर्तियां अटकी पड़ी हैं तो सरकारों को करना चाहिए ना कि भर्तियां अगर आप निकाल सकते हो तो आप उनको देने की भी क्षमता रखो, ना कि उसको अटका के रखो। तो इसको सुनील जी आप लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, कहीं ना कहीं जब से आए अच्छे दिन, तो इस देश में हमें तो नहीं लगता है किसी के अच्छे दिन आए ना। प्रधानमंत्री जी के तो अच्छे दिन आ ही गए, तो उन्होंने दर्शा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को सोचने में कहीं ना कहीं कमी रह गई, खामियां रह गई, जिसका खामियाजा आज इस देश का किसान, युवा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर जितने भी अधिकारी या कुछ भी हैं कर्मचारी, वो आज इस कष्ट को भोग रहे हैं। और इस भोगने वाले कष्ट को हमें निकालने के लिए जब तक समाज का तबका, युवा वर्ग सड़कों पर अपने अधिकार और हक की बात नहीं करेगा, तब तक हमारा ऐसी सरकारें शोषण करती रही है और आगे करती रहेंगी। तो ये थे हमारे खास पैनलिस्ट जिन्होंने खास तौर पे चर्चा की बेरोजगारी पर लेकर युवा जो सड़कों पर है। 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख को जो आंदोलन जारी है उस पर एक विशेष प्रोग्राम हमारा था, और इस तरीके के हम कई प्रोग्राम इस तरीके के लाते रहेंगे जो बेरोजगार युवाओं से रिलेटेड हैं और ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, जिनको दमनकारी नीतियों के चलते कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।